नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी से संबंधित जो 75 जीके जीएस होता है वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके जो पीडीएफ होगा आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस पीडीएफ में आप लोग को मैथ रीजनिंग का भी पीडीएफ दे दिया करूँगा और वहाँ पर मैथ रीजनिंग का आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी बाद यहाँ पर जीके जीएस का आप लोग को सोल्यूशन देख लेना है और इसका भी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो विश्व सतत परिवहन दिवस जो मनाने की घोषणा की गई है वो की गई है 26 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा 26 नवंबर। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन का आंसर देने का अपने कोशिश कीजिए। जो चार ऑप्शन आप लोग को दिया रहता है उनमें से अपने आप मतलब मन में चूज करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद आंसर देखा कीजिए इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। तो ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे, यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग को बता दें ऑपरेशन उपलब्ध जब आरपीएफ से संबंधित है और ये आरपीएफ जो है रेलवे टिकट कालाबाजारी के लिए ही ऑपरेशन उपलब्ध मतलब चलाया गया है, आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। और किस लिए चलाया गया है, तो ये रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है वहीदा रहमान, याद रखें आप लोग। और आप लोग को बता दूं प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला है वो मिला है देविका रानी को 1969 ईस्वी में। याद रखें आप लोग, पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 1969 ईस्वी में दिया गया है किसको, देविका रानी को। तो इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 की हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे सम्मानित किया है विश्व खाद्य पुरस्कार से 1987 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो प्रतिवर्ष विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और बात करें यहाँ पर 2023 में जो पहला था रैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में वो था सिंगापुर का। तथा बात करें भारत का, तो भारत का स्थान इसमें 38वां स्थान था लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है कि देख सकते हैं आप लोग ने 6ठा नंबर प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो गज उत्सव जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजन किया गया था, मतलब उद्घाटन किया गया था। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है जो कि असम में। याद रखें हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाया गया है और इसका उद्घाटन करने जो अपना राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी वो गए हुए थे। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो वो कहाँ है, ये है असम में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी असम में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। तो इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 की बात करें तो 6 लोगों को दिया गया था, 6 व्यक्तियों को। अब 2024 में भी बहुत मतलब पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड वगैरह सबको मिल गया है। तो 2024 को बात करें तो 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड जो है 5 लोगों को मिला है। तो वो कौन कौन सा आप लोग सुन लीजिए एक बार। तो पहला हो गया बिंदेश्वर पाठक हो गया, फिर चिरंजीवी हो गया, फिर आप लोग याद रखेंगे कि ये हो गया वेंकैया नायडू हो गया, बैजयंती माला हो गया और पद्मा सुब्रमण्यम हो गया। तो ये 5 लोगों को जो है मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में। और 2023 में मिला है वो 6 लोगों को मिला। तो इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये किया गया है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है। तो उप विजेता यहाँ पर पूछा है तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन विजेता पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है, तो विजेता था कर्नाटक। यहाँ पर पूछा गया उप विजेता, इसलिए इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में देखेंगे, विजेता पूछा है, उप विजेता पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आया था किस IIT द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किस IIT द्वारा, तो आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च जो किया गया वो IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। और ये जो आप प्रहरी मोबाइल ऐप है, ये जो है किस लिए लॉन्च किया गया, तो ये एक शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया आप प्रहरी मोबाइल ऐप को, ये लॉन्च किया गया है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक जो है वो फिरोज गांधी है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज गांधी, यही है द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कोली लोक नृत्य जो है, ये कोली नृत्य, ये कोली लोक नृत्य जो कि संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध याद रखें आप लोग, कोली लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर महाराष्ट्र कोली नृत्य का संबंध है। आगे यहाँ पर आ जाता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखें आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी आप लोग को जेनेवा में है, इतना आप लोग याद रखेंगे। और FAO जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, उसका मुख्यालय जो है रोम में, और रोम कहाँ है, तो रोम इटली में, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी। तो कैगा जो कि कहाँ है, किस राज्य में, ये कर्नाटक में स्थित है कैगा जो कि परमाणु विद्युत गृह है। इसका स्थापना जो हुआ है 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर का 2000 ईस्वी में कैगा परमाणु विद्युत गृह का स्थापना हुआ है। बात करें नरौरा विद्युत परमाणु गृह का, तो जो नरौरा परमाणु विद्युत गृह है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये 1991 में स्थापना हुआ है। बात करें काकरापार परमाणु विद्युत गृह का, काकरापार गुजरात में 1993 ईस्वी में स्थापना हुआ है। और कैगा परमाणु विद्युत गृह ये कर्नाटक में जस्ट अभी हम लोग पढ़े 2000 ईस्वी में हुआ है। बात करें कोडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का, 2013 ईस्वी में स्थापना हुआ है। इसका कोडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट है चेकमेट बिशप तथा गम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है। चेकमेट हो गया, बिशप, गम्बिट, ये सब का संबंध जो शतरंज खेल से है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो भारत में जो राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है 17 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा बजट एक लेख पत्र है। तो किसका बजट जो है लेख पत्र है, तो ये जो है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 18, इसमें क्या आपको करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए यहाँ पर जो अपना सूची 1 में है वो है ओपन जनरल लाइसेंस। तो ओपन जनरल लाइसेंस जो किससे संबंधित है, ये विदेशी व्यापार से संबंधित है। तो एक का मिला लीजिएगा 2 में कि ओपन जनरल लाइसेंस वो विदेशी व्यापार से संबंधित है। बात करें ट्राइसेम की, तो ट्राइसेम जो वो रोजगार से संबंधित है। ट्राइसेम किससे संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं WPI शॉर्ट में, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल प्राइस इंडेक्स। तो होल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मुद्रास्फीति से, महंगाई से। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और नकदी रिजर्व अनुपात जो है वो CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये ऋण नियंत्रण के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका 3 हो जाएगा। तो ये मिलान आप लोग देख लेंगे, और मिलान करने के बाद जो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 का, तो इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था भारत में वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। तो याद रखें आप लोग कि पहला पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर था, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है 20 नंबर प्रश्न, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो काल के अनुसार इसको सजाना है। तो गरीबी हटाओ नारा का जो दिया गया था वो 1971 ईस्वी में दिया गया था। गरीबी हटाओ 1971, जो कि पश्चिमी पंचवटी योजना के समय आया था ये। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो 1969 ईस्वी में हुआ है। फिर बात करें हरित क्रांति, तो ये हरित क्रांति 1966 67 में हुआ। तो इसको हम लोग क्रम के अनुसार सजा सकते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 3, मतलब हरित क्रांति। फिर हो जाएगा क्या, फिर हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 दूसरा नंबर। फिर हो जाएगा 1 नंबर 1971 गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न आता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस नंबर में किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। तो पारिस्थितिक संतुलन से संबंध में से किसका नहीं, तो ये औद्योगिक परिवर्तन का संबंध नहीं है। अगर हम लोग प्राकृतिक और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जल का प्रबंधन करना पड़ेगा, वन रोपण करना पड़ेगा, वन शिल्प की सुरक्षा करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। यहाँ पर औद्योगिक परिवर्तन की बात करती है, इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर कहा है कि अगर उनमें मतलब विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये 1857 क्रांति का टिप्पणी था, जो कि दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था जॉन लॉरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर का का कि जॉन लॉरेंस के द्वारा ये कहा गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में जो न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था। तो पटना सिटी में जो पीर अली का विद्रोह नेतृत्व में जो विद्रोह दबाया था वो किसने दबाया था, तो ये दबाया था किसने, ये दबाया था कमिश्नर टेलर ने। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर कमिश्नर टेलर के द्वारा ये विद्रोह को दबाया गया था। कहाँ में, पटना सिटी में। और इसका जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कर रहा था कौन, पीर अली नेतृत्व कर रहे थे, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25, और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 25 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन का अध्यक्षता निम्नलिखित किसने किया था। 37वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, बिहार के गया जिला में हुआ 37वां अधिवेशन, जिसका जो अध्यक्षता की थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर होगा देशबंधु चित्तरंजन दास। और एक अधिवेशन जो एक बिहार में हुआ है वो हुआ है 37वां अधिवेशन। तो बिहार में 2 अधिवेशन हुआ, एक तो 37वां हो गया जो कि गोवा में, सॉरी गोवा नहीं, क्या कहते हैं, गया में हुआ है। और बात करें यहाँ पर जो 27वां हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, वो बिहार के पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है, पटना में, यहीं पर हुआ था 37वां कांग्रेस का अधिवेशन। और इसका जो अध्यक्षता किया था वो क्या था, एस मुधालकर के द्वारा। किसके द्वारा, एस मुधालकर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक 37वां और एक 27वां हुआ, एक बांकीपुर में हुआ और दूसरा गया में हुआ। तो इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए, यहाँ पर तो 36 में प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो काल का अनुसार इसको सजाना है। तो बात करें यहाँ पर मुप्पला विद्रोह, तो मुप्पला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1979 ईस्वी में हुआ है। चौरा चौरी कांड आप लोग पता है 1922 ईस्वी में हुआ है। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में हुआ है। जिसे हम लोग कालक्रम अनुसार सजाएंगे तो पहले हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर के बाद हो जाएगा 2, फिर 4 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 1 3। तो इसमें किसमें है 4 2 1 3, तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 4 1 2 3। तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पाता है प्रश्न संख्या 27 की बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। ये भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 28, और प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम अनुसार कलानुसार सजाना। तो मतलब अकबर का जो कार्य किया गया था उसमें कला कौन पहले किया गया था उसके काला क्रमानुसार सजाना है। तो बात करें यहाँ पर दास प्रथा का अंत, तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 ईस्वी में। ये किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया। उसके बाद इसने तीर्थ यात्रा किया था। तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में। जजिया कर तो बाद में किया, ये होगा नहीं, 1564 ईस्वी में किया है, ये नहीं होगा। जो दास प्रथा के बाद तीर्थ यात्रा यहाँ पर है
तो 10 प्रथा का अंत हुआ 1562 ईस्वी में, फिर तीर यात्रा करके समाप्ति 1563 ईस्वी, फिर जजिया कर की समाप्ति हो गया 1564 ईस्वी, फिर दसाला प्रणाली के लागू जो हुआ था वो 1582 ईस्वी में किया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्रम के अनुसार है। इसे अब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि दास प्रथा का अंत हो गया 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 ईस्वी में, और जजिया करके समाप्ति जो हुआ था इस अकबर के द्वारा वो 1564 ईस्वी में हुआ। फिर दसाला प्रणाली लागू जो हुआ था वो कब 1582 ईस्वी में हुआ था। तो ये अभी आप लोग क्रम याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आज प्रश्न संख्या 29 की दारा सिको जो है वो किस सूफी संत से सूफी मत से प्रभावित था? दारा सिको, तो आप लोग बता दो दारा सिको जो है वो प्रभावित था कादरी संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर कादरी संप्रदाय हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो हड़प्पा कालीन एक नगर है और यही जो है वो 3 भागों में विभाजित है। और ये धौलावीरा कहाँ है? ये धौलावीरा आप लोग याद रखेंगे, ये जो है वो गुजरात में है और ये 3 भाग में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 31 और इसमें आप लोग पूछा जाएगा किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघ में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में, इसे आप याद रखेंगे। और पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 धर्मों में विभाजित हो गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो ये हुआ था चतुर्थी बौद्ध संगति में और ये किसके समय हुआ था? ये कनिष्क काल में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपने आप यहाँ पर आया था प्रश्न संख्या 32, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 32 में मौर्य काल में संस्था एवं संसार का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे था? तो मौर्य काल में जो संस्था और संचार था इसका संबंध जो है वो गुप्तचर व्यवस्था से। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर जो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 की मेगाश्रेणी द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो वो क्षत्रिय जो वो 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न रहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है वो रामेश्वरम द्वीप स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर भारत का कौन सा पत्थर लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रमुख पत्थर माना जाता है? तो इसे माना जाता है मार्मोगोवा को। मार्मोगोवा गांव जो है ये कहाँ स्थित है? ये लौह अयस्क निर्यात का जो पत्तन है वो गोवा में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे गोवा राज्य में स्थित है। और ये ज्वारे नदी पर ज्वारे नदी के मुहाने पर स्थित है। ये गोवा क्या कहते हैं बंदरगाह जो ये प्रमुख पत्तन है मार्मोगोवा, ये किस नदी के मुहाने पर स्थित? ये ज्वारे नदी के मुहाने पर है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था उसका उद्घाटन किया गया था 1963 ईस्वी में, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। 1963 ईस्वी में मार्मोगोवा पत्तन का उद्घाटन हुआ था और ये ज्वारे नदी के क्या कहते हैं मुहाने पर स्थित है। और इसके जो इस पत्तन जो है ये बंदरगाह इससे आयात जो अधिक होता है, क्या कहते हैं सॉरी आयात जिसके कम होता है और निर्यात अधिक होता है। ये जो अपना बंदरगाह है मार्मोगोवा जो कि गोवा में स्थित है, इससे क्या होता है कि आयात कम होता है, मतलब विदेशी वस्तुओं का जो आता है अपने देश में वो कम आता है लेकिन निर्यात अधिक होता है, मतलब यहाँ से अधिक वस्तुओं को भेजा जाता है वहां पर इसी बंदरगाह से। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर का ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मेडागास्कर जो है ये क्या कहते हैं कि विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें आप लोग विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर ही है। और पहला द्वीप की बात करें सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है पहला द्वीप है। और बात करें यहाँ पर कि जो ये उपनिवेश था पहले मेडागास्कर जो पहले किसका उपनिवेश था? ये 1960 तक उपनिवेश था फ्रांस का। उसके बाद जो है वो फ्रांस से आजाद हो गया मेडागास्कर। और ये जो है 1960 तक किसका अधिवेशन किसका था वो उपनिवेश? ये याद रखिए आप लोग फ्रांस का उपनिवेश था। अगला प्रश्न पाया जाता है प्रश्न संख्या 37 की गंगा का डेल्टा निम्न से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा जो है वो चपाकार डेल्टा का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पाया जाता है प्रश्न संख्या 38 आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं
आल्प्स पर्वत की बात हो रहा है तो यहाँ पर जो ठंडे पवन बहते उसे फौन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फौन। इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है तो कहाँ होता है, वो अधिकेंद्र पे होता है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न का 40। प्रश्न का 40 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निहारिका क्या है। तो निहारिका आप लोग याद रखेंगे एक तप्त गैस का बादल है। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निहारिका क्या है, एक तप्त गैस का बादल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 41 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक साइड वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरे साइड राज्य, जिसे मिलान करना है। तो पहला यहाँ पर है कि नामदफा नेशनल पार्क। ये नामदफा जो वन्य अभ्यारण्य है वो कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में, इसे आप लोग याद रखेंगे। पेरियार हो गया केरल में। बांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटक में, और केबुल लमजाओ जो ये मणिपुर में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। केबुल लमजाओ कहाँ है, मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है 42 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता ये है, अपना जो देश है वो संघीय सरकार का है और इसीलिए यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। 2 या अधिक से स्तरों वाली सरकार, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है, लेकिन आपातकालीन प्रावधान ये नहीं होता है। तो याद रखें आप लोग, जो अपना जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें आपातकालीन की प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और जो आपातकालीन का प्रावधान होता है वो एकात्मक सरकार की विशेषता है। तो यहाँ पर अपने देश में तो एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अपने देश में जो है आपातकालीन प्रावधान नहीं है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 1, 2 और 3 सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर पूछा रहा है कि किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 21 में है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या 44 और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को, सॉरी किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो यह राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 45 की, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है। तो इस देखते हैं क्या क्या असत्य है इसमें। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, यह सही है। आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये गलत है। इसका मूल उद्देश्य जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करना है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य जो है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या इसका मूल उद्देश्य है, तो इसका जो मूल क्या कहते हैं उद्देश्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसे आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 46 और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है 46वां प्रश्न की, वर्तमान में राज्य सभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो वर्तमान में जो है ये 8 राज्यसभा के सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 47 की, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए है। तो बिहार में जितना भी लोकसभा सीट आवंटित है अनुसूचित जातियों के लिए, उनमें से अनुसूचित जातियों के लिए जो है वो 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा 6। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों को पूर्व सूचना आवश्यक है। तो ये सूचना 14 दिन के पूर्व आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 49 नंबर के, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है। तो बहुसदस्यीय निकाय जो बनाया गया है इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाया भारतीय निर्वाचन आयोग को 1989 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर 1989 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर 50 नंबर और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस संघ सूची का विषय है, सॉरी किस सूची का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे का जो वस्तु को देखते हैं उससे उत्पन्न आवर्धन होता है। तो पीछे की वस्तु देखते हैं तो उसमें आप लोग को क्या दिखता है कि वस्तु जो है वो रियल में वस्तु जो उससे छोटा फ्रेम मतलब इमेज दिखता है। इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका आवर्धन जो होता है वो 1 से
कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वस्तु छोटा बनना है उसका मतलब क्या है, आवर्धन 1 से कम है। बड़ा बनेगा तो आवर्धन हम कर सकते हैं 1 से अधिक है। यहाँ पर पूछा जाए जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। तो ये जो भुगतान करते हैं हम लोग करते हैं उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए हम लोग ये करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर की, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो हम लोग प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाना है तो इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर घटाना होगा तब समांतर क्रम में जोड़ता है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक जो इसमें सही है, क्योंकि बढ़ाने की बात हो रहा है तो श्रृंखला को सीरीज में जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं, जब वो कम करने की बात होता है, घटाने की बात होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर 54 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि एक लड़की झूले पर बैठे हुए स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो खड़े हो जाने पर क्या होता है, आवर्तकाल होता है वो घट जाता है, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती, तो शक्ति जो वो इसमें 1 वाट हो जाएगा। शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, W/T, मतलब कार्य बटे समय होता है। तो कह रहा है 1 जूल कार्य 1 सेकंड में मतलब 1 वाट हो जाएगा इसका, क्योंकि शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट होता है। 1 हर्ट्ज बराबर होता है, तो 1 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि प्रति मिनट 60 कंपन करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर, प्रति मिनट 60 कंपन को हम लोग 1 हर्ट्ज कहते हैं, या फिर प्रति सेकंड 1 कंपन को हम लोग कह सकते हैं 1 हर्ट्ज। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। तो ये भी याद रखें आप लोग, सॉरी इनमें से एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें कोई नहीं आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी है सभी एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन, ये सभी क्या एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 59 नंबर की, मायोग्लोबिन की में कौन सी धातु पाया जाता है। याद रखें आप लोग, मायोग्लोबिन में जो है वो लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भाई प्रश्न संख्या 60, और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है, इनमें से कौन जो वो सही सम्मिलित है ये बताना है। तो उत्पादक हिरन ये गलत है, क्योंकि उत्पादक जो होता है हरे पौधे होते हैं, या फिर जो होता है साग सब्जी वगैरह ये उत्पादक होता है। यहाँ पर हिरन तो उत्पादक है नहीं, तो ये गलत बात है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ ये भी गलत है, प्राथमिक उपभोक्ता उसे बोलते हैं जो कि शाकाहारी होता है, तेंदुआ तो शाकाहारी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। गौण उपभोक्ता घास है, ये भी गलत है। अपघटक बैक्टीरिया ये सही है, बैक्टीरिया क्या एक अपघटक है। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 61, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त वजह मनुष्य का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर जाता है प्रश्न संख्या 65 की, शुष्क स्थानों जैसे मरुस्थल हो गए, बर्फीले हो गए, उनमें उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 62 का आंसर हो गया ये जीरोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाता है प्रश्न संख्या 63। तो इसमें प्रश्न संख्या 63 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि टाइफाइड तथा कोलेरा उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कोलेरा ये जो होता है वो जल जन्य रोगों से होता है, तो दूषित जलों को पीने से ये सब होता है टाइफाइड कोलेरा। दूषित जलों को जो बगल में दूषित जल हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके कारण भी टाइफाइड या कोलेरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जल जन्य रोगों का ये उदाहरण है टाइफाइड और कोलेरा, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मानव आंखें किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश में सबसे अधिक सहूलियत अनुभव करता है। तो ये 55 एंगस्ट्रॉम पर सबसे अधिक सहूलियत प्रदान करता है, मतलब अनुभव करता है मानव नेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर पैसा आ जाता है एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो एटीपी में बदलती है तो एटीपी में बदलता है वो क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट, से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ये मिली होती है थायरोक्सिन में। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर आ जाता है प्रश्न का 67। इसमें पूछा जाए आप लोगों की पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, पौधों में जो पानी पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्लोएम के द्वारा जो है वो भोजन पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की यहाँ पर 68 नंबर की, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो इनमें सबसे मीठी चीनी जो वो फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मतलब पहले सूची को दूसरी सूची में मिलाना है। दो सूची यहाँ पर जाके एक साइड विशिष्टता है और दूसरी साइड कर्ण है, इसका क्या विशिष्ट है, विशेषता है, उसको मिलान करना। तो शून्य द्रव्यमान जो होता है वो किसका होता है? तो शून्य द्रव्यमान जो वो न्यूट्रॉनों को होता है। आंशिक आवेश की बात करें तो आंशिक आवेश जो होता है वो किसका होता है? तो ये होता है क्वार्क। तो आंशिक आवेश वाला हो गया क्वार्क। और आंशिक प्रचक्रण की बात करें तो आंशिक प्रचक्रण जो होता है वो होता है किसका? पॉजिट्रॉन का। तो ये हो जाएगा सी का एक। और बात करें पूर्णांक प्रचक्रण, तो पूर्णांक प्रचक्रण जो होता है वो किसमें होता है? ये होता है फोनॉन में। इसे मिलान करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसे आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो आ जाता है कि निर्वात में ध्वनि की गति, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसे आप लोग याद रखेंगे। निर्वात में ध्वनि जो है वो गमन नहीं करती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो इनमें से कोई नहीं। इसे आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 71, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इनमें से कौन जब एक मूल तत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा एक मूल तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 72, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं, इनमें से कौन जो विस्फोटक नहीं है? तो आप लोग बता दूं कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है, ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वो विस्फोटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है बल्कि ये सूक्ष्म जीवरोधी या फिर कीटनाशी ये सब है। तो ये कीटनाशी एक दवाई है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, न कि विस्फोटक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 73 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखें आप लोग, फायर अलार्म जो प्रयोग किया जाता है वो फोटो सेल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 74 नंबर प्रश्न की पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है। किस फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है? ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 75 की बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ये शांता के कारण ही तैरता है। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन अपना एंड हो गया। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।